हेलो एवरीवन, हरिओम। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। जो करंट नेटवर्क चैप्टर हम लोग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या है? कभी कभी 7 मार्क का भी आया है। स्टेट किर्चॉफ्स लॉज, डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो रेयरली आता है वो हुआ डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ये दो के अलावा कोई दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे और किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ भी मैं आपको करवा चुका हूँ, आप लोग देख लो। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। 7 मार्क वाला क्वेश्चन था तो ऐसे आता था कि स्टेट किर्चॉफ्स लॉज एंड डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। कभी कभार सेम क्वेश्चन 5 मार्क पे ही आया है और उसमें किर्चॉफ्स लॉ को हटा दिया, डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। और कभी कभार 1-2 मार्क के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर भी इसके ऊपर आया है। तो चलिए आज की क्लास की शुरू करते हैं, हंसी हंसी में, खुशी खुशी में, और शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक सर्किट है जो ड्रॉ करने से ऐसे दिखता है। हियर इज ए सर्किट, हियर इज ए सर्किट। और हुआ यूं है कि इस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये है, ये है। ठीक है। और हुआ यूं है कि ये जो सर्किट है इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। ऐसा कोई एक सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कह सकते हैं जिसमें मिडिल लिंब में भी कोई रेजिस्टेंस था यहां पर। चलो ये रेजिस्टेंसेस का नाम दे देते हैं, कॉल इट P, Q, R, S, और इसको नाम देते हैं RG। सर ये G क्या क्या मतलब होता है? इनफैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होता नहीं है, एक गाल्वानोमीटर होता है। गाल्वानोमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, टू मेजर द करंट। गाल्वानोमीटर किस काम में लगता है? गाल्वानोमीटर किस काम में लगता है? टू मेजर ए स्मॉल करंट। उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो उसको RG लिखे। सो RG स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द गाल्वानोमीटर। तो सिंबलिकली आप कोई गाल्वानोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये जो गाल्वानोमीटर है उसका रेजिस्टेंस RG है। फिगर में आप इसको ऐसे कुछ भी कर सकते हो। कैसे? RG रहा, ये हो गया गाल्वानोमीटर। ऐसा भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर एक बैटरी दिया गया है, बैटरी को क्लियरली देखो। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पक्का यहाँ से करंट निकल रहा होगा, इस सर्किट से होते हुए ये वापस आ रहा होगा, क्योंकि करंट तो घूम फिर के अपनी जगह वापस आता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए फ्लोज इन ए क्लोज लूप। तो अगर आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन आया, डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप क्या लिखोगे? एग्जैक्टली वही लिखेंगे। बाकी जो नहीं लिखने के लायक है उसको समझा देंगे। पॉइंट वाइज करके लिखना, बहुत कम लिखाई से फुल मार्क मिलता है। पॉइंट वाइज आपको मार्क मिलता है। अगर 5 मार्क है तो कौन सा पॉइंट में 1 मार्क, कौन सा पॉइंट में 2 मार्क, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट वाइज लिखने की आदत डालो। तो कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन पूरा भी नहीं लिखे तो 3 पॉइंट लिखे तो 3 मार्क मिलेगा, है ना। पहला हुआ क्या है? दी सर्किट कनेक्शन shown in figure, the circuit connection shown in figure is called a Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. 1 मार्क। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, हो गया 1 मार्क राइटिंग दिस। ठीक है, क्योंकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट कैसा है मालूम होना चाहिए।
सर्किट ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार ये भी क्वेश्चन आया है 1 मार्क के लिए, ड्रॉ दी सर्किट ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। खाली आपको इतना ड्रॉ करना होता है, मतलब ये 1 मार्क का हो गया। दूसरा, द व्हीटस्टोन ब्रिज is said to be balanced if current through RG, थोड़ा सा थोड़ा इसका जरा स्क्वीज कर देते हैं। करंट थ्रू RG इज 0 हो गया। दूसरा मार्क, यू गॉट सेकंड मार्क। ठीक है, अगर इसमें करंट 0 हुआ, हम ऐसे लिए PQRS का वैल्यू हम ऐसे लिए कि इसमें करंट 0 हो गया, तो हम कहेंगे बैलेंस्ड है, 1 मार्क। एट बैलेंस कंडीशन व्हाट इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, क्वेश्चन में आएगा, आपको होगी 0। ये G स्टैंडिंग फॉर गैल्वेनोमीटर, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हमें 5 मार्क लिखना है, तो विल गो फॉर नेक्स्ट। अब पॉइंट नंबर 3, 8 बैलेंस कंडीशन, 8 बैलेंस कंडीशन, the current in circuit is shown using Kirchhoff's current law, तीसरा मार्क, करंट शो करने की कोशिश करते हैं। यहां से करंट आया, 8 बैलेंस कंडीशन, इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है, 0, कोई करंट नहीं है। सपोज इधर से X करंट आया और जो करंट इधर से आया, इधर से X गया, तो बाकी करंट इधर से आया, सो Y करंट इधर से आया। सोचो यहाँ पे जब X करंट आके पहुंचा, उसमें से कोई भी करंट इधर नहीं गया, मतलब सारा का सारा करंट इधर गया। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट पहुंचेगा, उस जंक्शन से उतना ही करंट निकलेगा। इधर कोई करंट नहीं आया। सर क्यों नहीं आया? अरे अगर नहीं आया तो हम कहेंगे बैलेंस कंडीशन है ना। तो सर वो बैलेंस कंडीशन होता कैसा है, आएगा अभी हम कंडीशन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रिलेशन होने से PQRS में इसमें करंट नहीं होगा, वही हम डिराइव करना चाहते हैं। अगर यहां से X करंट आया यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, as there is no current here, you can say the current here is X. Similarly, क्या बता सकते हो, इधर से Y करंट आया and what is the current here? ये तो 0 है, तो what is the current here? Can you help me? Y आया, कुछ भी नहीं मिला उसको, तो Y ही गया। हाँ सर, तो स्टेटमेंट क्या था? 8 बैलेंस कंडीशन। 2 बार फिगर बनाना है। देखो मैं कितने बार फिगर बनाया, स्टेप वाइज आपको मार्क लेना है। कभी कभार मैं देख रहा हूँ कि CHSE बोर्ड में जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस टीचर्स देते हैं, आई इंक्लूड एवरीवन हूएवर इज गिविंग कोचिंग, वो बहुत इतना लंबे लंबे कर देते हैं कि बच्चों को मार्क फिचिंग नहीं होता है और रटने में उनका धुआं निकल जाता है। आपको पॉइंट 4-5 पॉइंट लिखना है, फुल मार्क लेना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज माय नाउ, मैं प्रयास कर रहा हूं कि सारा लॉन्ग क्वेश्चन को कितना रिड्यूस कर दूं, कौन सा पॉइंट लिखने से मार्क मिलेगा वो करूं। तो यहां पर हुआ आपको ये कि एक बैलेंस कंडीशन में, ये कौन सा कंडीशन में है, 8 बैलेंस कंडीशन, ऐसे लिख देना 8 बैलेंस कंडीशन। से ये सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, जब ये बैलेंस कंडीशन में है सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। कैसे ऐसे फ्लो हो रहा है लिखना नहीं है। लेट अस अस्यूम द करंट हियर इज X, हियर इज Y, लिखवाते हैं टीचर, आपको नहीं लिखना है।
यू विल गेट फुल क्रेडिट। अगर टीचर आपको जो लंबा नोट दिए उसको लिखने से आपको 5 मार्क मिलता है, मेरा लिखोगे तो 4.5 मिलेगा। ये डाउट करके कि बाई चांस कोई देखने वाला भी आपकी टीचर की फैन होगा तो, अदरवाइज यू विल गेट फुल मार्क, नहीं तो 4.5 मिलेगा। वी आर राइटिंग टू द पॉइंट आंसर, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करना है, एलाबोरेट करना नहीं है। तो क्या देखिए, एट बैलेंस कंडीशन अगर एक्स करंट आया तो एक्स इधर से गया, क्यों? क्योंकि कोई करंट इधर से नहीं जा रहा है, तो ठीक है, कोई करंट इधर से नहीं जा रहा है तो एक्स करंट आके एक्स करंट क्यों जाएगा? बिकॉज किरचॉफ करंट लॉ से सो, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये पॉइंट को ए कहते हैं, ये पॉइंट को बी कहते हैं, जस्ट थिंक, ये दोनों पॉइंट को नाम दे दिए। ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, potential difference between 2 points is defined as the work done in moving from one point to other, और IR VAB is equal to VA minus VB is equal to I into R। यहाँ पर कुछ तो R है बट IG नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय ओम्स लॉ VA minus VB बाय ओम्स लॉ VA minus VB is equal to I into RG that is equal to 0, क्योंकि B2A जाएंगे। Why? Because I is 0। देखो मैं यहाँ पर करंट को स्मॉल I लिखा हूँ, यहाँ पर कैपिटल A लिखा हूँ, that will create confusion। You write I small I और यहाँ पर भी स्मॉल I, सिंबल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, क्योंकि करंट 0 है तो VA माइनस VB 0 है। बट VA माइनस VB हम कैसे निकालते थे, याद है क्या? B2A जाना है, B2A जाना है। लेट अस गो फ्रॉम B to A। हम लोग 5 मार्क की क्वेश्चन से 3 मार्क ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला था 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, बाकी 2 मार्क का बाकी है। ये 2 मार्क में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो VA माइनस VB 0। तो अगर हम इस रास्ते में जाते हैं, ये A है, ये B है, और आपको थोड़ा इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, चलो कहो ये C है, ये D है। Along path BCA, VA minus VB क्या होता है? वाटर इज मूविंग फ्रॉम B to B। VA minus VB is defined as the water is moving from B to A। कौन से रास्ते में? किसी भी रास्ते में। Along the path BCA VA minus VB is equal to 0। क्या मतलब है? मतलब है B to A जाओ, तो बताओ तो यहाँ पर हम गेन कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं? करंट ऐसे आ रहा था, हम उल्टा जा रहे हैं। करंट तो हरदम हाई से लो फ्लो करता है और हम करंट उल्टा जा रहे हैं, मतलब लोअर से हाई की तरफ जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? I इंटू आर। आई क्या है? Y। R क्या है? S। तो आप कहोगे Y इंटू S। हम B to A जा रहे थे, यहां तक आ चुके हैं, अब इधर जा रहे हैं। इधर जब जा रहे हैं वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लॉस करेंगे कि गेन करेंगे? वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लॉस करेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। क्या है? TX दैट इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है। इसका मतलब हुआ YS इज इक्वल टू TX। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। क्या समझ में आया? हम जानते हैं कि VA माइनस VB 0 है, हम B to A गए, इधर से गए, पता चला YS इज इक्वल टू PX। ओके, अब हम कौन से रास्ते में गए? along path BCA। चलो BDA में चलते हैं। along path BDA। BDA में चलेंगे। BDA में देखो तो हम ऐसे जा रहे हैं भैया, ऐसे जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। B to A जाना है, करंट में डायरेक्शन में जाने से लॉस होता है कि गेन होता है? लॉस होता है। कितना लॉस होगा? I इंटू R। R तो R है, I कितना है? Y। सो इट इज Y इंटू R। लॉस हुआ तो हम कहेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। मतलब Y इंटू R लॉस हुआ है। फिर हम ऐसे जा रहे हैं, B to A तक जाना था, नहीं, हमें
बी से ए तक पूरा जाना था और अभी हम यहां तक सिर्फ आए हैं। अब इधर जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? गेन करेंगे। कितना गेन करेंगे? Q इंटू एक्स, नहीं तो लिखेंगे प्लस Q इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिला? ये वाई आर को उधर ले लो, क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई आर, और मैं लिखना चाहूंगा वाई आर इज इक्वल टू क्यू एक्स। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है, 4.5 मार्क का काम खत्म हो चुका है और रह गया 0.5 मार्क। सो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था भाई? इक्वेशन 1 था ys इज इक्वल टू px, implies ys इज इक्वल टू px, और इधर yr इज इक्वल टू ये px था, yr इज इक्वल टू qx। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि x and y will be cancelled out? Yes. What you find? y गया, x गया, क्या मिल गया आपको कंडीशन में? कंडीशन मिल गया s बाई r इज इक्वल टू p बाई q और p इंटू r इज इक्वल टू q इंटू s। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होगा तो करंट 0 होगा। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए ह्यूस्टन ब्रिज। तो क्या लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए ह्यूस्टन ब्रिज। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए ह्यूस्टन ब्रिज। 10 the balance condition of a Wheatstone bridge is PR is equal to QS। कोई ह्यूस्टन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या हुआ? बैलेंस कंडीशन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज इज PR is equal to QS। ये हो गई इंपोर्टेंट चीज। डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ए ह्यूस्टन ब्रिज। 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया क्या? कोई भी अगर ह्यूस्टन ब्रिज आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि कोई ह्यूस्टन ब्रिज का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो और डिराइव करो उसका बैलेंस कंडीशन, यू से PR is equal to QS। PR is equal to QS मतलब P कहाँ था? P यहाँ है, R यहाँ, Q यहाँ, S यहाँ। मतलब when the product of opposite resistances are same, the current through the middle limb is 0। कब इसमें करंट 0 होगा? when the product of opposite arms P into R is equal to Q into S। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आप देखोगे मिडिल लिम्ब में करंट 0 होगा। कोई है बैलेंस कंडीशन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया? ये जो फिगर हम बनाए इसे समझ में आया कि द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स मस्ट बी सेम, तब ये बैलेंस कंडीशन आता है। समझ में आया? मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सपोज हम कहें कि यहाँ पर कोई एक ह्यूस्टन ब्रिज है, दिखने में ऐसा दिख रहा है और दिया है ये है 5 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 6 ओम और ये R। ऐसा दिया है। पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू क्या होने से करेंट इन 5 ओम विल बी 0। 5 ओम में करंट 0 होगा। R का वैल्यू क्या होने से? सिंपल है, R का वैल्यू क्या होने से हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? इट इज ए
Wheatstone bridge. It is a Wheatstone bridge. ठीक है, तो current in 5 ohm will be 0. When it is at balance condition. That is balance condition होने का क्या कंडीशन था? 2 into R, प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म्स. ये आर्म का रेजिस्टेंस, ये आर्म का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो, जो होगा इसको मल्टीप्लाई करो, वही होगा. 2 into R is equal to 3 into 6. That is R is equal to 9 ohms. So अगर R is equal to 9 ohm होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन कैसा होता है? वो आपको दे देंगे कि ऐसा कोई एक सर्किट है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, बीच में भी आर है, हर जगह आर है, और यहां पर दिया है 20 वोल्ट. क्या दिया है? 20 वोल्ट. पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन फिगर शोन. फाइंड VA माइनस VB, ये पूछा गया. क्या निकालना है? VA माइनस VB. क्या ये ह्यूस्टन ब्रिज है? नहीं सर, ह्यूस्टन ब्रिज तो कुछ ऐसा होता था ना, ऐसा होता था. ये तो ह्यूस्टन ब्रिज नहीं. अरे पगले, ये देखो ना, इसको थोड़ा पकड़ के खींच लोगे तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये बात वही है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो ह्यूस्टन ब्रिज. डोंट थिंक कि ह्यूस्टन ब्रिज ऐसे ही दिखेगा. आपको देखना है कि 4 रेजिस्टेंस है, बीच में ऐसे लगा है. अगर ये वाला बीच वाले को पकड़ के थोड़ा ऐसे खींच लोगे, हाँ, तो ह्यूस्टन ब्रिज जैसे दिखेगा ना, वही तो है. अच्छा, तो ये अगर ह्यूस्टन ब्रिज है तो बताओ ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है? बैलेंस कंडीशन में है. चलो मैं और भी थोड़ा सा इसमें जोड़ देता हूं. चलिए इस पॉइंट का नाम देता हूं C और इस पॉइंट का नाम देता हूं D. फाइंड VA माइनस VB. थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव लाते हैं. ओहो, फाइंड VA माइनस VB. और क्या निकालना है? ये बिट नंबर 1 था. बिट नंबर 2, फाइंड R इक्विवेलेंट फॉर दी सर्किट. ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? मतलब CD में क्या रेजिस्टेंस मिलेगा? सॉल्यूशन देख रहे हैं. It is a balanced Wheatstone bridge. कैसे पता चला? बैलेंस कैसे पता चला? बैलेंस कब होता है? When the product of opposite resistance is the same. इधर भी R, इधर भी R. R into R, R into R, 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 दोनों बराबर हो गए. बराबर हो गए तो आपको हो गए कि ये बैलेंस कंडीशन में तो सो करेंट इन मिडिल लीन और मिडिल रेजिस्टेंस कितना है बैलेंस कंडीशन में? इज 0. तो फिर VA माइनस VB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू, इट इज, यहाँ पर करंट अगर I आ रहा है तो इट इज I इंटू R और दैट इज 0 इंटू R इज इक्वल टू 0. सो VA माइनस VB इज 0. तो अगर ये बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मिडिल वायर इज 0. दूसरा बिट में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना है. चलिए करते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना है. बिट नंबर 2 में हमारे पास ये कोई एक सर्किट था. ये सर्किट ऐसे था और यहां पर भी तो ऐसे ही था. अब
अब ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, बीच में लगा ये रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस R था और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है ये दोनों टर्मिनल में। ध्यान रखो बेटा, किसी भी सर्किट में अगर कैसे कैसे पता चल गया कि किसी एक वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, किसी भी सर्किट में किसी एक वायर में अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो वायर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपके घर में 25 तो बल्ब लगे हैं, कोई एक बल्ब अगर ग्लो नहीं कर रहा है, या तो उसका स्विच ऑन नहीं है, या तो फ्यूज हो गया है, या फिर कुछ भी गड़बड़ है, तो फिर वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो एग्जैक्टली दैट वे, अगर हम जानते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका होना ना होना बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या लिखेंगे हम? एज नो करंट फ्लोज थ्रू द मिडिल वायर, एज नो करंट flows through the middle wire, flows through middle wire or middle resistance, it can be removed, it can be removed from the circuit, तो मिडिल वाले वायर को आप बुला सकते हो। मिडिल वाला वायर कौन सा था? मिडिल वाला वायर ये था, भगा उसको, चल तू गायब, ये भी गायब हो गया, बच गया इतना, ठीक है। अगर ये बात है तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाउ? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाउ यू वांट टू नो। अब देखो ये दोनों टर्मिनल का नाम हम C और D दिए थे, तो हम कहेंगे अगर C और D ये दोनों टर्मिनल हुए तो फिर हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? चलिए निकालते हैं। क्या आप देख रहे हो ये R और ये R सीरीज में है ना, सीरीज में होने से R और R सीरीज में होने से क्या होता है? सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, R प्लस R हो गया 2R, ये भी बन गया 2R। तो ये जो सर्किट था, इस सर्किट को मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं और बार बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अब ये बन गया ऐसे, इसके बाद जब हम इसको और नीचे लाएंगे ये क्या बन जाएगा? आई विल से दिस सर्किट हैज बिकम लाइक दिस। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो सीरीज में थे, तो आपको हो गए ये R और R मिलके बन गए 2R, R और R मिलके बन गए 2R। यहाँ पर भी R और R मिलके बन गए 2R, ये 2R है, ये 2R है। क्या आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? 2R और 2R सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो आपको आता है, तो आपको हो गए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, ये फॉर्मूला है। जोड़ो तो क्या होगा? 2R विल गो कॉमन, ऊपर आएगा 1 + 1 2/R, 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा इक्वल टू 1/R। सो व्हाट यू फाइंड? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R। वाह बढ़िया, कितना इजी है। तो हम कहेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? सिंपलीफाई करो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R, तो फिर R इक्विवेलेंट तो कोई भी बता सकता है कि नहीं? थोड़ा सा इसको स्पेस बना देते हैं, यस। अब क्या हो गया? इससे पता ये चला 10 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब ऐसा कोई एक सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ही होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? बढ़िया। तो ये दो चीज आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो गया आपको पता चल गया। अगर क्वेश्चन आएगा डिराइव द बैलेंस कंडीशंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, यू स्टार्ट लाइक दिस। ये सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ड्रॉ द सर्किट, खत्म। सर कहाँ पर P रखना है, कहाँ पर Q, कहाँ पर S, कहाँ पर S, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी रख दो।
मिडिल वाले को आरजी लिख देना, थोड़ा इसको गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है तो आरजी लिख देना। अपनी मर्जी से कुछ इधर उधर रख दो। रखने के बाद और सीक्वेंस में देखो पी क्यू आर एस में रखा हूं। ये ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कब होता है? व्हेन इसमें करंट जीरो होता है। ये हो गया सेकंड मार्क आपका। तो बैलेंस कंडीशन में मैं ह्यूस्टन ब्रिज को ड्रॉ किया हूं। दिस इज द ह्यूस्टन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में मैं ह्यूस्टन ब्रिज ड्रॉ कर दिया हूं। आप देख लो कि बैलेंस कंडीशन में मुझे क्या क्या दिखाना पड़ा। यहाँ पर करंट जीरो है और क्या लिखे? एट बैलेंस कंडीशन द करंट इन सर्किट इज शोन यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। समझा के नहीं लिखना है कि यहाँ पर x हुआ तो यहाँ पर x क्यों होगा, वो आपको समझ में आता है। तो आपको दिखाना है कि सिर्फ x करंट आया, इधर कुछ नहीं गया तो सारा इधर गया, इधर से y करंट आया, इधर से कुछ नहीं आया तो इधर गया सारा। तो यू शुड रिमेंबर द सर्किट, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट। समझ में? अब बाय ओम्स लॉ VA माइनस VB क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू I इनटू RG। यहां से यहां तक जाओ, I जीरो है, RG कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जीरो है। और VA माइनस VB निकालने का दूसरा तरीका हमें मालूम है। VA माइनस VB डिफाइंड है द वार्डन इन मूविंग फ्रॉम B टू A थ्रू एनी पाथ। हम BCA वाले पाथ में जाएंगे। ये C थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको दिखाई देगा। BCA ये है C, ठीक है, ये हो गया C और ये हो गया B और ये हो गया D। BCA वाले पाथ में हम गए B टू A, BCA वाले पाथ में हम गए D to A। तो here we gain because we are going in the opposite direction of current. When we gain, we take it positive. How much we gain? I into R. What is I in this branch? What is current in this branch? Y. R क्या? S. So Y into S gain किए, P into X loss किए, YS minus PX is equal to 0. सर बीच से जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? B से जाके ही तो निकाले, VA माइनस VB 0 हुआ। B to A आप किसी भी रास्ते में जा सकते हो और तीनों रास्ते में बराबर आएगा। बीच वाले रास्ते में देख के जाके देखे कि जीरो है तो इधर से जाओगे तो जीरो होना चाहिए, इधर से जाओगे तो जीरो होना चाहिए। यू कैन फॉलो एनी पाथ। ये VA माइनस VB 0 आया कैसे? बीच से तो गए, इसीलिए तो I into RG करके। आर यू गेटिंग? तो YS is equal to PX हो गया। अब फिर दूसरे पाथ फॉलो करते हुए, BDA वाले पाथ फॉलो करते हुए, फॉलोइंग द पाथ BDA, फिर हम लोग निकाल दिए कि YR is equal to QX। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, हो गई 5 मार्क। चलिए, सो यू गेट 5 आउट ऑफ 5। इतना करो, पूरा 5 मार्क को मिलेगा। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज। बस याद रखना छोटे छोटे 2 क्वेश्चन कि इसमें क्या करंट होता है, वो पूछेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R द करंट हियर विल बी 0, तो आपको हो गया दिस इनटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इनटू दिस। और वो ऐसे पूछेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा? जब करंट 0 होगा। मतलब कंडीशन सेम है। Y into 3 into 6 is equal to 2 into R। For what value of R potential at A will be same as potential at B। लैंग्वेज अलग है। Potential at A will be same as potential at B। मतलब VA minus VB कितना है? 0। बात वही है बट अलग अलग तरीके में पूछा जाता है। करंट 0 होगा पूछ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा पूछ लेंगे, पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का बराबर होगा पूछ लेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सारे का कंडीशन एक है, सारे मर्ज का एक दवा है कि ये बैलेंस होना चाहिए। 3 into 6 must be equal to 2 into R। फिर हम लोग देख लिए कि हाउ वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि बैलेंस्ड है। सर कैसे पता चला बैलेंस्ड है? R into R is equal to R into R। मतलब इसमें बीच वाले में कोई करंट नहीं जा रहा है और जिसमें करंट नहीं जा रहा है वो रह ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो रह ना रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? एग्जैक्टली दैट वे। सो यू सी एज देयर इज नो करंट थ्रू द मिडिल लीड, वो रह ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भगा दिया, बन गया ये। फिर इसको रिड्यूस किया ऐसे और आंसर मिल गया R equivalent is equal to R। Hopefully you have understood। Okay, we will now see about meter bridge। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट नोट नहीं आता है, क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा एक ही किस्म की क्वेश्चन आता है वो देखना है। तो इसलिए समझने की कोशिश करो एक मीटर ब्रिज में होता क्या है। एक मीटर ब्रिज में होता यूं है कि एक
यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर होता है। एक वायर है जो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर होता है। ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है दो रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा यहां पर रहता है एक रेजिस्टेंस, इसको यहां पर रहता है एक रेजिस्टेंस, और यहां पर एक गाल्वानोमीटर कनेक्टेड रहता है, जी पर गाल्वानोमीटर, यहां से दूसरा नाड़ा इसका यहां पे लगता है। ये एक रिंग जैसा है जिसको हम जॉकी पॉइंट कहते हैं, मतलब ये रिंग को इसके ऊपर स्लाइड करोगे, यहां पर करोगे तो यहां पर करंट हो गया, इसको हटा के यहां पर ले लो तो यहां पर करंट हो गया। यू कैन मूव दिस रिंग अलोंग दिस वायर, और ये जो वायर है इसका भी नाम दे देते हैं, कॉल इट एबी, नाम दे दिए एबी। क्या समझ में आया? ये एबी क्या है? एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है, और इसमें हम क्या करते हैं, वी मूव इट ऑन दिस एंड वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये सर्किट में चेंज लाऊंगा ताकि आपको समझने में सिमेट्री लगेगा। ये ऐसा आया, ऐसा, और ये आपका ऐसा आया, नहीं, let me draw the diagram bit properly so that you can visualize how it is being done। मैं यहाँ पर ऐसा लिया एक वायर, यहाँ पर ऐसा एक लिया वायर, और यहाँ पे लगाया एक रेजिस्टेंस ऐसे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया ऐसे, ओके। ये जो सर्किट हमने अभी बनाया, ये चलो सारे पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। ये एक वायर है, आई कॉल इट ए, ये वायर है बी, चलिए ए और बी आर द टू रेजिस्टर आर टू एंड्स ऑफ ए वायर, ठीक है, ऐसा है। समझा देते हैं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई पूछेगा नहीं। ए बी, अच्छा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टॉपिक का नाम तो लिखे थोड़ा, टॉपिक का नाम क्या है, मीटर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्या हुआ? क्या उसका पापा का टाइटल ब्रिज था इसलिए इसका नाम भी ब्रिज हुआ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ब्रिज जैसे दिख रहा है नहीं। मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ये वायर यूज होता है ए बी, ये 1 मीटर लंबा होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ए बी है वो ए बी क्या है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान रखना। ये जो मीटर ब्रिज है इसमें ए बी क्या है, ए बी इज ए यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। इसमें ये क्या है, एस, ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। एस इज ए नोन और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। और ये आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ये मीटर ब्रिज किस काम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर समथिंग। ये क्या काम में आता है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। कोई अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज यूज करते हैं। क्या समझ में आया? कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर ब्रिज यूज करते हैं। हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है आर, हम पता करना चाहते हैं कि क्या है उसका रेजिस्टेंस। तो हाउ आई हैव कनेक्टेड, यू सी, ये। अब इसमें आप देखो कि ब्रिज का ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट आर्म। क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्म। किसको कहते हैं, ये। इसको क्या कहेंगे, कोई बता सकेगा? इस साइड को क्या बोलेंगे, राइट आर्म। ठीक, ये आपको समझ में आता है। लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का मतलब आपको समझ में आता है।
ये P क्या है? P इज स्लाइडिंग जॉकी पॉइंट। ठीक है, बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि जो बोर्ड में नहीं आता उसको ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, है ना। आपको मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आता। तो ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है, पी ये जॉकी पॉइंट। जॉकी पॉइंट मतलब व्हिच कैन स्लाइड, ये स्लाइड कर सकता है। और ये बी, और ये जो जी है, ये जी क्या है? जी इज ए गाल्वानोमीटर, जी इज ए गाल्वानोमीटर। अभी क्या करते हैं, काम कैसे करता है ये, कैसे काम करता है जानने के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज। क्या करना था हमें? काम करना मतलब क्या करना है? अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले हम देखेंगे कि ये थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं ताकि चीजें जल्दी जल्दी समझ में आता है। यस, हमें आर क्या है पता करना है, हमें यहाँ पे आर क्या है पता करना है और एस हमें मालूम है। तो हम क्या करते हैं, हाउ यू वर्क विथ इट, वर्किंग होता है ऐसे। P is moved on AB till current in galvanometer is 0. Meter is 0। मतलब हम इसको मूव करवाते रखते हैं, ये जो पॉइंट P है इसको मूव करवाते हैं और मूव करवाते करवाते पोजीशन पे आते हैं कि इसमें जब करंट 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, ये जो पॉइंट था P, ये वाला पॉइंट, इसको हम इसके ऊपर मूव करवाते हैं, ऐसे 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 मूव करवाते हुए लेके जाते हैं। मान लो यहाँ पर आने के बाद पता चल गया कि करंट बन गया 0। कैसा है कनेक्शन? कनेक्शन ऐसा है, हम इस पॉइंट को ऐसे ऐसे मूव करवा रहे हैं तो करंट हो गया 0। So when P is somewhere here, you say P is somewhere here, the current in the circuit is 0। हम ये करंट को 0 बना दिए। तो P is moved on AB till current in galvanometer is 0, करंट 0 हो गया, बस हमारा काम खत्म हो गया। सपोज ये लेंथ है x सेंटीमीटर, क्या कोई मुझे बताएगा ये लेंथ कितना है? पूरा का पूरा लेंथ कितना था? 100 सेंटीमीटर। ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये होगा 100 माइनस x, होगा कि नहीं होगा? अब हम जानते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे दिख रहा है और इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AP मस्ट बी इक्वल टू S इंटू रेजिस्टेंस ऑफ DP, है कि नहीं? एट दिस कंडीशन AP is equal to X is called balancing length। बैलेंसिंग लेंथ कितना हुआ? नहीं सर, x सेंटीमीटर जाने के बाद बैलेंस हुआ। क्या बैलेंस हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि करंट 0 हो गया। समझ में आया? बैलेंसिंग लेंथ। तो सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस वायर है ना, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। सो R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AP मस्ट बी इक्वल टू, कोई बताएगा, S इंटू रेजिस्टेंस ऑफ PV, है कि नहीं? और आप जानते हो कि यूनिफॉर्म वायर है और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इक्वल टू रो L बाई A। भूल चुके हो लेकिन कभी तो हम बताए थे, है नहीं? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे R इज इक्वल टू S इंटू R PV बाई R AP, है ना?
अब आर पीबी बाई आर एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, तो मिलेगा ये एस 4 इंटू लेंथ ऑफ पीबी। लेंथ ऑफ पीबी क्या हुआ 100 माइनस एक्स बाय लेंथ ऑफ एपी कितना है x। सो मिल गया r इज इक्वल टू एस इंटू 100 माइनस एक्स बाय एक्स। तो s अगर नॉन रेजिस्टेंस है और इसको मूव करवाया और देखे कि x डिस्टेंस जाने के बाद करंट जीरो हुआ, तो अननोन रेजिस्टेंस कितना है r इज इक्वल टू एस इंटू 100 माइनस एक्स बाई एक्स। क्या पता चला, दिस मीटर ब्रिज uses a 100 centimeter long wire and works on the principle of Wheatstone bridge for what, to measure unknown resistances। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आया क्या? जैसे क्या क्वेश्चन आएगा, छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं, सोचना। छोटा सा एक क्वेश्चन कैसा, ए मीटर ब्रिज इन ए मीटर ब्रिज the balancing length is 40 centimeter। Find ratio of resistances in the two arms। बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर। मान लो कि ये था हमारा मीटर ब्रिज, ये था उसका 1 मीटर लंबा वाला वायर, ये रेजिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है। पता चला गाल्वेनोमीटर लगा के बैलेंस किए तो यहाँ पे बैलेंस हुआ कितना दूर पे 40 सेंटीमीटर में। पूछा है ना एस पूछा है ना आर पूछा है, पूछा है कि बताओ व्हाट इज एस बाई आर। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज एस बाई आर। एस बाई आर निकालना है। अब करंट इसमें जीरो हो चुका है, तो आप क्या कहोगे, ये अगर 40 हुआ तो ये कितना होगा 60। तो आप कहोगे ये हो गया 100 माइनस 40, है ना। अच्छा, तो फिर हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, एस इंटू दिस लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एस इंटू 100 माइनस 40 मस्ट बी इक्वल टू r इंटू 40। तो s बाई r क्या हुआ भाई 40 बाई 100 माइनस 40 होता है 60। सो इट इज 2/3। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द टू आर्म्स इज 2/3। समझ में आया क्या? बस यही एक क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क वाला क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। इसका वीडियो में शेयर कर लूंगा, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स। मैं जैसे बताया ह्यूस्टन ब्रिज का पूरा डिटेल्स में लिख लेना, और इसमें 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए जैसे समझना है समझ लेना। एंड जैसे ही मैं चैप्टर खत्म करूंगा मुझे आपको पढ़ाना है, और क्या बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाना है, और लगे हाथ इसमें मैं आपको एमीटर वोल्टमीटर भी पढ़ा दूंगा। एमीटर वोल्टमीटर पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, एमीटर वोल्टमीटर भी पढ़ा दूंगा। एंड देन आई विल गिव यू ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड हैव फेथ उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं 10 या 12 क्वेश्चन दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा जो कि इसके अंदर ऑलरेडी है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।